चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस पर चर्चा करने के लिए हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। आज तो आप काफ़ी खुश होंगे, आपकी पांचों उंगलियां घी में और मुंह कढ़ाई में। सारे स्टॉक्स आपके अच्छा कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा दो स्टॉक्स की जिन पर हमने काफ़ी बात की है, दो स्पेसेस की। एचडीएफसी बैंक जो आपकी सबसे बड़ी होल्डिंग है, और पेटीएम जिस पर आप लगातार बुलिश रहे हैं और काफ़ी आपने आपने और समीर जी दोनों ने काफ़ी बार इसकी वकालत भी की थी। तो क्या बने हुए हैं अभी भी दोनों स्टॉक्स में और अभी भी बड़ी पोजीशन है? अनिल जी, धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए। और आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अपने बियर्ड के साथ। सो लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू देयर। थैंक यू, थैंक यू। तो कुछ रेलेवेंट रहने के लिए नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। वो एज एज ऐसी आती है ना, एक एज के बाद आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं अपनी लाइफ के साथ। नहीं, ठीक है। अच्छा अनिल जी, तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक और पेटीएम, आप जो आपने बोला, हमारा दोनों चहेते रहे हैं। एचडीएफसी बैंक एक्चुअली मैंने जैसे बोला था कि होपफुली जब चलेगा तब भी आप हमें पूछेंगे उसके बारे में, एंड दैट इज हाउ इट इज। और देख लिया हमने कि क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स। इसीलिए यहाँ पे जैसे ही बैंक्स की क्वालिटी पे क्वेश्चन होने लगा, द वंस विच स्टूड आउट, जिनका फ्रेंचाइज था, वही दे स्टूड आउट, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज वेयर इट इज। उसका फ्रेंचाइज ऑलवेज हैज बीन अनक्वेश्चनेबल फ्रेंचाइज, और काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज रहा है। और ग्रोइंग जैसे आई मीन मेजर जो रीजन था फॉर दैट बैंक नॉट टू डू वेल वाज ऑब्वियसली डिपॉजिट रेज वगैरह बराबर से नहीं हो रहे थे, एट अ वेरी हाई प्राइस दे वर बीइंग रेज्ड। और जैसे ही लिक्विडिटी इन्फ्यूजन चालू हो गया आरबीआई की तरफ से, और सीआरआर कट तो आपने देख ही लिया ये फ्राइडे को, तो इट्स ऑब्वियस कि अभी यहाँ से लेके हमें नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक में कोई प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन भी काफी हद तक काफी रीजनेबल हो गए थे उनमें। और इसलिए एक जो क्वालिटी बैंक है, लीडर बैंक है, लीडिंग बैंक है, वो अच्छा ही करना चाहिए आगे चल के। एंड बैंकिंग सेक्टर पे तो कभी क्वेश्चन था ही नहीं। बट एनीवे, दिस इज व्हाट वाज वेटेड फॉर, वो चालू हो गया। और पेटीएम पे जो आपने बोला, प्लेटफॉर्म कंपनीज एक्चुअली, नॉट ओनली पेटीएम, बाकी हमारी दूसरी भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में है। हमें वहां पे भी यही कंफर्ट था कि ग्लोबली ये प्लेटफॉर्म कंपनीज ही हैं जो डिसरप्टर्स होती हैं सेगमेंट्स में। और इसीलिए हमें ये यहाँ पे कंफर्ट था कि ये लोग भी यहाँ पे ही अच्छा करेंगे। और इंडिया में तो पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और जैसे हमने पेटीएम में पहले भी बोला था, रेगुलेटरी कंसर्न जब भी थे, तभी हमें यही लगा था कि काफी मूविंग पार्ट्स है इस कंपनी में, जो वो कैश आउट कर सकते हैं। या और आपने देख ही लिया कि रेगुलर इंटरवल्स पे एक एक सेगमेंट बेच के दे कैशिंग आउट, और उनका कॉर्पस बढ़ ही जा रहा है। अभी 12,500 करोड़ का तो कैश हो गया उनकी बुक्स में। तो ये सब कंफर्ट हमें चाहिए था, और इसीलिए हमें ये पसंद है। और जैसे मैंने बोला, दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनीज भी हमें काफी पसंद है यहाँ पे। दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनियों में भी एक अच्छा खासा एक्शन, और पेटीएम तो ऑफ कोर्स कमाल कर ही रहा है। गुड मॉर्निंग दिनशॉप, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो पूरा प्ले इवन कैपिटल मार्केट रिलेटेड एंटिटीज़ में देखने को मिला है, आप मिसाल के तौर पर आज सुबह देखिए एंजल वन, मोतीलाल के शेयर, सीडीएसएल एक्सेट्रा, इन सब में बहुत तगड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। गिवन द बेस जिसमें रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उसके बियॉन्ड ये अर्निंग्स में कितना कन्वर्ट होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, क्योंकि नॉर्मली अब तक सिर्फ एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, तो पार्टिसिपेशन क्लियरली बढ़ रहा था। अब मार्केट ऐसे पड़ाव पर आ गया जहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लिमिटेड आइडियाज हैं जहां से पैसा बनेगा। ये इसके क्या इंप्लीकेशंस रह सकते हैं इन स्टॉक्स पे गोइंग फॉरवर्ड? चलो जी, एक्चुअली हमें ये सेगमेंट बहुत ही पसंद था। मतलब मैं स्टॉक्स का नाम नहीं लूंगा, पर एक्चुअली जो सेगमेंट जो हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या वेल्थ से रिलेटेड है, वो हमें पहले से ही बहुत पसंद था। बिकॉज हमें यही लग रहा था कि अभी तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे इन्वेस्टर की आई नहीं है, और वो आनी चाहिए आगे चल के। क्योंकि जैसे ही पर कैपिटा बढ़ते हैं, वेल्थ इफेक्ट आता है और रिस्क टेकिंग ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ये सब सेगमेंट बहुत पसंद है। और एक्चुअली आप हमारा जो हमारा एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, आप उसमें देखेंगे तो नॉन लेंडर्स काफी हद तक हमारे पास हेवी वेट्स है वहां पे। मतलब काफी ज्यादा वेट नॉन लेंडर्स में ही है। और
इसीलिए यही रीजन था कि एक तो पहले तो लेंडर्स में थोड़ा तनाव था, क्योंकि लिक्विडिटी कम थी सिस्टम में, तो और ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए वहां पे तनाव दिख रहा था। इसलिए हमने नॉन लेंडर्स पे कंसंट्रेट किया, और नॉन लेंडर्स में मेनली आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस हैं, नॉट ओनली जो ब्रोकर्स आपने बोले, पर ऑब्वियसली वहां पे एक्सचेंजेस आ जाते हैं, फिर आरटीएज आ जाते हैं, फिर डिपॉजिटरीज आ जाती हैं। सो काफी ऐसे सेगमेंट्स होते हैं विच कैन प्ले विद एएमसी कंपनीज होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सब प्ले है। और हमें लग रहा है आगे चल के यही है जो इंडिया को, मतलब नॉट इंडिया, पर जहां पे जैसे इंडिया का ग्रोथ आएगा, ये ज्यादा बेनिफिट करेंगी उनमें से। और ये हमने ग्लोबली भी देखा हुआ है, नॉट ओनली इंडिया की बात करें, कोई भी इकोनॉमी जहां पे आपने ग्रोथ देखी है, वहां पे ये सेगमेंट ऑलवेज हैज डन वेल। बिल्कुल। अच्छा दिनशो जी, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है गोदरेज कंज्यूमर, और एफएमसीजी पिछला क्वार्टर भी काफ़ी ख़राब रहा था, और इस बार इन्होंने अभी ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि मिड क्वार्टर में आकर ही बोल दिया है कि ये क्वार्टर ख़राब रहेगा। तो क्या एफएमसीजी स्पेस में आगे भी प्रेशर रहेगा, और अगर ऐसा है तो क्या ओवरऑल मार्केट पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट विजिबल होगा आगे जाते हुए? जी अनुज जी, एक्चुअली कंसर्निंग काफी है, क्योंकि ये जो एफएमसीजी स्पेस है, वही आपकी पहली जो होता है ना एंट्री होती है कंज्यूमर की, वो वहीं से होती है। पर उसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम चालू हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड शायद वीक ही होगा, मेट्रोज में तो काफी मतलब हद तक वीक था, पर हमें लग रहा है ज्यादा प्रेशर गिरा है बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म कंपनीज। और ये जैसे हमने देखा था अभी, हम ही एनालिसिस कर रहे थे आज ही, सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट मिलता है वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ही मिलता है इन दीज प्लेटफॉर्म कंपनीज। तो हमें लग रहा है कि एक हिसाब से वहां पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है एफएमसीजी प्लेस पे। इसलिए आपने देखा होगा गोदरेज कंज्यूमर का भी जो कमेंट्री था वो था कि जो ग्रोथ थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, पर मार्जिन में ज्यादा प्रेशर गिरा है। तो इसलिए, और उन्होंने कमोडिटी एंड वेदर को ब्लेम किया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है हद तक यहाँ तक ही है। लेकिन ऑब्वियसली एक आध क्वार्टर में थोड़ा प्रेशर रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो आरबीआई के साथ जो बैलेंसेस हैं गवर्नमेंट के, काफी हद तक डिप्लीट हो गए। मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दैट इज ऑब्वियस कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी जोरों का चालू हुआ है इस क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में नहीं था बाय द वे। तो हमें लग रहा है कि एक ट्रिकल इफेक्ट आने में इस स्पेस में, कंज्यूमर स्पेस में, प्रॉब्ली एक आध क्वार्टर और निकल जाएगा आपको, तो आपको शायद अगला क्वार्टर भी इतना बढ़िया ना दिखे एफएमसीजी का। एंड फ्रैंकली आई मीन आप देखिए, वैल्यूएशन वैसे ही बहुत स्ट्रेच थे यहाँ पे, और अगर जो आपके मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ भी नहीं आने वाली है, तो ऑब्वियसली दे बिकम टोटली स्ट्रेच, क्योंकि आपका अगर जो अर्निंग्स कट होने वाले हैं तो वैल्यूएशन वैसे ही स्ट्रेच हो जाते हैं। इसलिए हमें कंफर्ट बिल्कुल नहीं था इस स्पेस में, और इसीलिए हमने आपको बोला था कि हम तो आईटी ज्यादा देख रहे हैं, एफएमसीजी तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आपने आईटी मेंशन किया है दिनशा जी, कितनी बेहतर ये अर्निंग्स साइकिल आती हुई दिखाई देगी? ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा ओके रहता है, फिर फोर्थ में इंपॉर्टेंट रहता है कि आने वाले समय के लिए वो क्या गाइड करेंगे। क्या आपको लग रहा है वो कमेंट्री पूरी तरह से बदलने वाली है, या फिर थोड़ा सा कॉशन टोन कंपनियां रखना चाहेंगी? दे रादर बी लिटिल कंजर्वेटिव एंड ओवर डिलीवर। आप एफएमसीजी की बात करते हैं हर्षदा जी, बिकॉज़ आई मिस्ड आउट द फर्स्ट पार्ट। क्योंकि आपने कहा आईटी में आप बुलिश हैं। आईटी नहीं जी, आईटी का तो हमें लग नहीं रहा कि, बिकॉज आप देखिए कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स जैसे जैसे आते गए, एक्चुअली हम जुलाई में ही काफी बुलिश हो गए थे आईटी में। आप और कमेंट्री वहां पे ही इंप्रूव हुई थी। जून क्वार्टर के बाद जो कमेंट्री आई उनमें इंप्रूवमेंट काफी देखा, सितंबर क्वार्टर में फर्दर इंप्रूवमेंट देखा। तो हमें नहीं लगता कि आईटी में ज्यादा कंजर्वेटिव रहने की जरूरत है, मतलब कमेंट्री की। और आप देखेंगे कि दिसंबर के बाद शायद आपको एक तो आपको जो ग्रोथ रेट जो देती है जो कंपनी, जैसे इन्फोसिस देती है, आपको फ्यूचर गाइडेंस देती है, वो काफी हद तक नैरो कर देंगे, शायद अब भी कर दें थोड़ा। पर हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रेशर आपको दिखेगा आईटी में, गिवन के यूएस में जो हो रहा है आज की तारीख में। सारी जो 7 मेजर, बाय द वे, जैसे S&P 500 है, इट्स मेनली ड्रिवन बाय द 7 कंपनीज, और सारी 7 कंपनीज आर कस्टमर्स फॉर आर सर्विसेज कंपनीज। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारी सर्विसेज कंपनीज तो बहुत ही बढ़िया करेंगी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा आईटी में आज की तारीख। आईटी में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, और क्लियरली आईटी में एक
मोमेंटम आया भी है। यहाँ पर एक और स्पेस जहाँ पर काफ़ी बुलिशनेस रही है, काफ़ी IPOs भी आए हैं, वो है रिन्यूएबल्स, ग्रीन एनर्जी। यहाँ आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक्स दिनशो जी? जी, ग्रीन एनर्जी हमारे पोर्टफोलियो में अनफॉर्चुनेटली शायद एक आधी स्टॉक होगा, और दूसरे हैं जो एस्पायर कर रहे हैं टुवर्ड्स गेटिंग इनटू क्लीन एनर्जी एज सच। तो हमें वहां पे यही लग रहा है कि एक्चुअली एक वैल्यूएशन का कंफर्ट बिल्कुल नहीं हमें जमता है यहाँ पे, इसलिए हमें नहीं लगता कि यहाँ से आपको ज्यादा ग्रोथ दिखेगी इन इस स्पेस में। ऑब्वियसली जो सारे IPOs आए हैं आपने देख लिया है कि किस हिसाब से वैल्यूएशन वगैरह मतलब था ही नहीं उनमें, तो क्योंकि अर्निंग वगैरह कुछ थे नहीं, लेकिन इतना स्ट्रेस था कि हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं रहा यहाँ पे। इसलिए आई थिंक वी वुड रादर अवॉइड, वेट आउट कर लेंगे, देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या होता है, एंड देन प्रॉब्ली टेक अ कॉल देयर। तो लेट्स सी वहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उभर कर आती हैं। बैंक्स ऑफ कोर्स हमने HDFC बैंक मेंशन ज़रूर किया, लेकिन एक CRR कट के बाद वो अगला रेट कट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, यानी कि 2 महीने लग ही सकते हैं क्योंकि फरवरी पॉलिसी तक आएगा। लेकिन ये कितना CRR मार्जिन्स में प्ले आउट करता हुआ दिखाई देगा, किस तरह के बैंक्स को ज़्यादा फायदा इसका मिल सकता है निजी वर्सेस सरकारी में, कुछ अंदाज़ा लगाया है आप लोगों ने? कहाँ पर आप अपनी पोजीशन ज़्यादा थोड़ी अग्रेसिव करना चाहेंगे या फिर आप टॉप अप करेंगे अपने पोजीशंस को? जी, ऑलरेडी हर्षदा जी वी वर फेयरली इन्वेस्टेड इन बैंक्स, और जैसे मैंने बोला कि हम बड़े कॉशियस थे यहाँ पे। जो PSU बैंक थे उसमें तो बिल्कुल हमारा एक्सपोजर नहीं था, शायद एक ही बैंक है हमारे पास और वो भी सबसे लार्जेस्ट जो PSU है बैंक वही है हमारे पास। अदरवाइज हमारे कोई एक्सपोजर नहीं था PSU बैंक्स में। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी सिलेक्टिवली हमने एक्सपोजर लिया था, क्योंकि जैसे मैंने बोला शुरुआत में ही, जहां पे फ्रेंचाइज अच्छा था, जो क्वालिटी मेंटेन कर लिए, उसी बैंक्स को, जो एसेट क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, उसी बैंक्स को हमने देखा था। और वो टाइम टेस्टेड हमारा मॉडल है पहले का, क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक अ हिट। दो वैल्यूएशन सस्ते होंगे, जैसे एक आध ऐसे बैंक है जहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो करीबन एक टाइम बुक वैल्यू पे है, लेकिन आपने देखा लास्ट क्वार्टर में काफी हद तक उन्होंने एक राइट ऑफ लिया माइक्रो फाइनेंस के एरिया में, और इसलिए हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है ऐसे बैंक्सों में। तो हम काफी सिलेक्टिव रहे हैं। और दूसरा जो आपने बोला है इन्फ्यूजन, जो CRR की वजह से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आएगा, 1,16,000 करोड़ के आसपास कुछ इन्फ्यूजन की बात हो रही है 2 कट्स में जो आने वाले हैं। वो हमें लग रहा है कि एक जो मेजर उसमें इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि एटलीस्ट अभी जो लड़ाई चल रही है डिपॉजिट रेज करने के लिए, वहां पे एक लड़ाई वो थम जाएगी। जो हाइक जो आपने देखे थे डिपॉजिट्स के, वो नहीं मिलेंगे अभी आगे चल के। इसलिए एक कंफर्ट आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आ जाता है कि वहां पे एटलीस्ट प्रेशर डिपॉजिट की तरफ से नहीं रहेगा। इवन द इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो लग रहा है फरवरी में ही होना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट रेट कट का। जब उनकी अगली मीटिंग होगी तो उसके बाद आप देखेंगे काफी हद तक निम इतने इम्पैक्ट नहीं होगा। सो यही कंफर्ट है। Obviously numbers वगैरह can keep varying on how many basis points it will impact or whatever, but this is the major thesis. चलिए दिनशो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।